अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किया था सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर। उसमें हमने देखा था कि सिंगल स्टेज इम्पल्स का सर्किट कैसा होता है और उसके थ्रू इम्पल्स हमने जनरेट की थी, इम्पल्स की वेवफॉर्म चेक की थी और उस वेवफॉर्म को हमने एक टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया था और उसके ऊपर देखा था कि डिफरेंट इंसुलेशन स्ट्रेंथ रखकर हमें किस तरह की वेवफॉर्म्स हमें मिलेंगी। लोडिंग कैपेसिटर की चार्जिंग का इफेक्ट देखा था कि चार्जिंग कम हो तो कैसी वेवफॉर्म आएगी, ज़्यादा हो तो कैसी वेवफॉर्म आएगी। तो आज जो हमने सर्किट परफॉर्म करना है वो डबल स्टेज इम्पल्स जनरेटर है, जिसको मार्क्स जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि दो सिंगल स्टेजेस को हमने कैस्केड में ज्वाइन किया तो टोटल वोल्टेज हमें इम्पल्स के डबल होकर मिल जाते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो हमने सबसे पहले तो एसी को रेक्टिफाई किया था, डीसी में कन्वर्ट किया था। उसके बाद क्या चीज़ थी, चार्जिंग रजिस्टर। चार्जिंग रजिस्टर के बाद क्या था, एक कैपेसिटर था जिसको हम इम्पल्स कैपेसिटर कहते थे। इम्पल्स कैपेसिटर के पैरेलल में ग्राउंडिंग स्विच यूज़ किया था इसको डिस्चार्ज करवाने के लिए, और इसके पैरेलल में फिर हमने मेजरिंग रजिस्टर यूज़ किया था ताकि हम डीसी की वैल्यू को मेजर कर सकें। ये वाला सर्किट एज इट इज़ वैसा ही है जैसे हमने पहले यूज़ किया था। और इसकी आउटपुट पे क्या था, स्क्वेयर गैप। स्क्वेयर गैप के बाद वेव टेल और वेव हेड दो रजिस्टर्स थे। ठीक है, वेव टेल और वेव हेड, और इसी वेव हेड रजिस्टर को हमने एंड पे कनेक्ट किया था अपने 1200 पिकोफैरेड कैपेसिटर के साथ। यहाँ से कनेक्शन आपका सिंगल स्टेज के केस में कनेक्ट, ये कनेक्शन क्रिएट किया था, ये ऊपर वाला सर्किट उसमें नहीं था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि सर्किट को एक्सटेंड कर दिया डबल स्टेज के ऊपर। ये 1200 पिकोफैरेड आपका लोड कैपेसिटर था, अब इसकी वैल्यू भी डबल हो गई है और दो स्क्वेयर गैप्स यूज हो रहे हैं, दो चार्जिंग कैपेसिटर्स यूज हो रहे हैं, दो चार्जिंग रेजिस्टर्स यूज होंगे, और इसी तरह दो वेव टेल और दो वेव हेड रेजिस्टर्स यूज होंगे। ठीक है, वेव टेल किस लिए यूज होता है, वेव टेल जो वेव फॉर्म है उसकी एंड वाले पार्ट की शेप को डिटरमिन कर रहा होता है, और वेव हेड जो है वो उस वेव फॉर्म की स्टार्ट के पार्ट को डिटरमिन कर रहा होता है, उसकी शेप को डिटरमिन कर रहा होता है। मीन्स के राइज टाइम कितना होगा, फॉल टाइम कितना होगा। वेव हेड राइज टाइम को डिटरमिन कर रहा होता है, वेव टेल फॉल टाइम को डिटरमिन कर रहा होता है। तो बाकी जो मैंने आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर किया था, आपने यूट्यूब का लिंक शेयर किया था, उसमें भी देखा होगा कि मार्क्स जनरेटर कैसे काम करता है। तो हमने करना क्या है कि वोल्टेज बढ़ाने और एक फिक्स वोल्टेज पर जो स्फीयर गैप है उनका गैप कम करना है। ठीक है, स्फीयर गैप का गैप कम करते जाएंगे या फिर स्फीयर गैप का गैप फिक्स रख के वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, एक ही बात है। तो हम वोल्टेज को फिक्स करेंगे और स्फीयर गैप के बीच में गैप को कम करेंगे। अब गैप कम करने से क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेज है उसका स्फीयर गैप, उसके बीच में जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो पहला इम्पल्स कैपेसिटर है, जो 50,000 पिकोफैरेड का चार्जिंग कैपेसिटर है, वो इन सीरीज आ जाएगा जो सेकंड स्टेज का 50,000 पिकोफैरेड कैपेसिटर है उसके। तो जो दो कैपेसिटर सीरीज में आएंगे तो जो सेकंड वाला सेकंड स्टेज का स्फीयर गैप है उसके अक्रॉस वोल्टेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसके अंदर भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर ब्रेकडाउन होने की वजह से जो एनर्जी है वो सारी की सारी ट्रांसफ़र होगी हमारे लोडिंग कैपेसिटर्स पर, जो एंड पर 1200 पिकोफैरेड के कैपेसिटर्स अटैच हैं उनके ऊपर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अब ये कैपेसिटर्स आहिस्ता आहिस्ता से डिस्चार्ज होंगे वेव हेड और वेव टेल रेजिस्टर्स के थ्रू अपने टाइम कांस्टेंट के साथ। लेकिन अगर हमने इन कैपेसिटर के पैरेलल में कोई टेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है और उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कम है इम्पल्स वोल्टेज से, तो उस टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा और सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर से, चूंकि वो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट हमें लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, तो कैपेसिटर से सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी टेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरफ और वहाँ से ग्राउंड हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो मैं आपको इसकी जो प्रैक्टिकल जो मैंने पैच किया वो सर्किट वो भी दिखा देता हूँ। अगेन स्टार्ट वैसे ही हो रहा है, ट्रांसफार्मर के पैरेलल में मेजरिंग कैपेसिटर लगा हुआ है और आउटपुट पे दो डायोड्स हमने सीरीज में लगाए हैं ताकि वोल्टेज डिवाइडर की तरह ये काम करें। दोनों डायोड्स के ऊपर वोल्टेज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना आए।
इसकी सीरीज में फिर हमने क्या लगाया, 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, ठीक है। 50,000 पिको फैराड का कैपेसिटर है और उसकी आउटपुट पे स्फीयर गैप, और स्फीयर गैप के साथ एक वेव टेल रेजिस्टर और एक वेव हेड रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह इसी स्फीयर गैप के ऊपर हमने एक और चार्जिंग रेजिस्टर, एक सेकंड स्फीयर गैप, और इस स्फीयर गैप के साथ हमने इस चार्जिंग रेजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट किया इम्पल्स कैपेसिटर जो 50,000 पिको फैराड का कैपेसिटर था, और इस कैपेसिटर की आउटपुट पे अगेन एक हमने वेव हेड रेजिस्टर और एक वेव टेल रेजिस्टर, ठीक है। तो एक रेजिस्टर ये बॉटम पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, एक ये वर्टिकल में लगा हुआ है, और एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है। तो ये डायग्राम में आप देखकर चेक कर लेंगे कौन सा वेव हेड है, कौन सा वेव टेल है, उसे आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद एंड पर दो कैपेसिटर्स ये जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये बेसिकली लोडिंग कैपेसिटर्स हैं, इसी के थ्रू हम इम्पल्स को मेजर करेंगे। और इसी लोडिंग कैपेसिटर के पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट किया हुआ, टेस्टिंग ऑब्जेक्ट। टेस्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, वो बेसिकली हमारी एयर है, तो स्फीयर गैप्स के बीच में एयर होगी, एयर में ब्रेकडाउन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इंसुलेशन में ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। बाकी जो टेक्निक्स हैं वो वैसी ही हैं जो हम सिंगल स्टेज में करते रहें। इसमें बस ये होगा कि जो हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जो इम्पल्स वोल्टेज है वो हमें ज़्यादा मिलेगी। तो ये हमारा डीसी मेजर करने के लिए मेजरिंग रजिस्टर लगा हुआ है, तो हमारे पास कनेक्टिंग कप नहीं थे, तो हमने एक कॉपर की वायर लेकर इसको कनेक्ट कर दिया। बाकी ये है कि जब हम सिंगल स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे तो 55 किलो वोल्ट के अगेंस्ट हम इम्पल्स जनरेट जो कर रहे थे, और इंसुलेशन स्ट्रेंथ हमने टेस्ट किया था 25 मिलीमीटर पर, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था। 22 मिलीमीटर पर ब्रेकडाउन हो रहा था। मीन्स कि जब हम 22 मिलीमीटर से ज़्यादा का गैप रखते थे टेस्टिंग ऑब्जेक्ट का, तो ब्रेकडाउन नहीं होता था, इंसुलेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अब हम वही 55 किलो वोल्ट जनरेट करेंगे डीसी, और चूंकि अब ये 2 स्टेज इम्पल्स है, तो 2 स्टेज इम्पल्स में जो इम्पल्स वोल्टेज हमें मिलेगी वो अब हमें 2 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर 2 सीरीज में ऐड अप हो जाएंगे। अब वही जो हम इंसुलेशन टेस्ट कर रहे थे, अब 22 मिलीमीटर पर ब्रेकडाउन जो हो रहा था, अब वही ब्रेकडाउन अब हम 55 मिलीमीटर पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वह हमने बढ़ा दिया कैपेसिटर को सीरीज में करके। इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा, मीन्स के पहले से तकरीबन डबल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम 55 मिलीमीटर तक का एयर गैप को टेस्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा, इससे नीचे आएंगे तो ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको टेस्ट एक परफॉर्म करके दिखाता हूँ। पहले वेवफॉर्म दिखा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल डेमो दूंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ग्राउंडिंग को हटाना है, जो अर्थिंग स्विच है उसको डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद हमने पावर ऑन करनी है, और जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका गैप मैं बढ़ा देता हूँ। अभी 55 मिलीमीटर रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। मैंने 95 मिलीमीटर कर दिया, पावर ऑन कर दिया मैंने। वोल्टेज बढ़ाएंगे आस्ते आस्ते से।
अच्छा, तो अभी मैंने 53.8 अप्रोक्सीमेटली 54 किलो वोल्ट मैंने जनरेट किए डीसी में, और जो एसी इनपुट अप्लाई किया वो 61.7 किलो वोल्ट है। अब करना क्या है, मैंने जो स्फीयर गैप्स हैं उनके गैप को डिक्रीज करना है। चूँकि ये डबल स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज का जो स्फीयर गैप है और सेकंड स्टेज का जो स्फीयर गैप है वो दोनों साइमल्टेनियसली मूव करेंगे, और दोनों का गैप हमने बराबर रखना है। अच्छा, तो ये हमारे पास इम्पल्स जनरेट होकर आ गई है, और अगेन इसका अगर हम मैग्नीट्यूड चेक करना चाहें, ये हमें पीक वैल्यू दे रहा है अप्रोक्सीमेटली 124। इसमें भी हमें 124 पीक वैल्यू मिल रही है, जो सिंगल स्टेज था उसमें भी 124 पीक वैल्यू मिल रही है। लेकिन फ़र्क क्या होगा, स्केलिंग फैक्टर का फ़र्क हो जाएगा। ये 124 वोल्ट हमें दे रहा है, लेकिन इन एक्चुअल जो वोल्टेज है वो तो किलो वोल्ट में है। हम उनको स्टेप डाउन करके ऑसिलोस्कोप पर रीड कर रहे हैं, तो स्टेप अप करके वापस किलो वोल्ट में कैसे लेकर जाना है वो उनके स्केलिंग फैक्टर्स हैं, और मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इसमें जो स्केलिंग फैक्टर होगा वो सिंगल स्टेज के स्केलिंग फैक्टर से 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, वो उसका वो डबल होगा, ठीक है, क्योंकि हम वोल्टेज डबल क्रिएट कर रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये वेवफॉर्म मैंने सेव कर लिया। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है कि यही इम्पल्स अप्लाई करनी है अपने टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट हमने कनेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, जो स्फीयर गैप्स हैं, और स्फीयर गैप्स का जो दरमियान में डिस्टेंस है वो 94.8 मिलीमीटर मैंने फिलर रखा हुआ है। तो मैं इंसुलेशन स्ट्रेंथ को कम करता हूँ और उसके बाद इम्पल्स अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि वेवफॉर्म कैसी आएगी। जैसे सिंगल स्टेज में हमने रीडिंग ली थी 22 मिलीमीटर का गैप रखकर, तो 22 मिलीमीटर का गैप रखकर अगेन रीडिंग लेकर चेक करते हैं। ठीक है, 22 मिलीमीटर मैंने सेट कर दी। प्रोसीजर अगेन वही है, मैंने स्फीयर गैप्स जो इम्पल्स जनरेटर के स्फीयर गैप्स हैं उनके गैप को डिक्रीज करते जाना है जब तक कि मेरी इम्पल्स वोल्टेज जनरेट नहीं हो जाती, फ्लैश ओवर नहीं हो जाता। अच्छा, अगर आप इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको एक बहुत छोटी सी स्पाइक नज़र आएगी। ठीक है, वो स्पाइक इसलिए है कि हमने जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो बहुत कम रखी हुई है, और जो इम्पल्स वोल्टेज जो हम जनरेट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। और वो जो इम्पल्स वोल्टेज जनरेट होकर जब लोडिंग कैपेसिटर तक आ रही है, तो लोडिंग कैपेसिटर फुली चार्ज होने से पहले ही उसके पैरेलल में जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा हुआ है उस टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में डिस्चार्ज होने की वजह से अगेन डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी वजह से हमारा जो लोडिंग कैपेसिटर है, चूंकि ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में, तो हमारा लोडिंग कैपेसिटर फुल वैल्यू तक चार्ज नहीं हो पा रहा। तो इसका हल, इसको हम ऑब्जर्व करना चाहें लोडिंग कैपेसिटी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इंसुलेशन स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो इंसुलेशन स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, जो स्फीयर गैप्स हैं हमारे, उनके गैप को हम इंक्रीज कर देंगे। अभी मैंने 30 मिलीमीटर का स्फीयर गैप का डिस्टेंस रखा हुआ है, और अगेन हम यही रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं। तो अगेन ब्रेकडाउन हो गया। इस दफ़ा वेव फॉर्म में हमें पीक थोड़ी ज़्यादा ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन अगेन जो इसमें नॉइज़ भी काफ़ी नज़र आ रही है। लेकिन जो हमारा लोडिंग कैपेसिटर है वो अगेन फुली चार्ज नहीं हो पाया। ठीक है,
तो जो पीक वैल्यू इम्पल्स की वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लोडिंग कैपेसिटर है वो पीक वैल्यू तक जा सके इससे पहले ही उसके पैरेलल में कनेक्टेड जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस जो हम टेस्टिंग ऑब्जेक्ट की इंसुलेशन स्ट्रेंथ को थोड़ा सा मजीद बढ़ा कर वेवफॉर्म देखते हैं। फोर्टी मिलीमीटर का गैप सेट किया। अब अगेन अगर आप देखें तो आपको पीक थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर नज़र आ रही है, क्योंकि हमने कैपेसिटर को चार्ज होने का टाइम दे दिया। जब तक इंसुलेशन स्ट्रेंथ ब्रेक नहीं होती टेस्टिंग ऑब्जेक्ट की, कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा और एक टाइम आएगा कि कैपेसिटर पर इतने वोल्टेज आ जाएंगे कि उसके पैरेलल में कनेक्टेड जो भी हमने टेस्टिंग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमें दिखा रहा है कि हम पीक वैल्यू हम ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। इससे भी ऊपर हम जा सकते हैं। अब मैंने गैप रखा 50 मिलीमीटर और ये स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब अगेन अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि अब कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है वो ज़्यादा वैल्यू तक चार्ज हुआ है, क्योंकि हमने ब्रेकडाउन को डिले किया। ब्रेकडाउन डिले कैसे किया? इंसुलेशन स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। इंसुलेशन स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होंगे ब्रेकडाउन करवाने के लिए, तो कैपेसिटर को फिर ज़्यादा टाइम मिलेगा चार्ज होने के लिए और वो ज़्यादा वैल्यू तक चार्ज हो पाएगा। तो ये हमें कैपेसिटर के क्रॉस जो स्टोर्ड वोल्टेज है वो हमें मिल रही है। लेकिन ये अभी भी हम अपने मैक्सिमम पीक तक नहीं पहुंचे, तो थोड़ा सा और हम इंसुलेशन स्ट्रेंथ को बढ़ाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वेवफॉर्म कैसी आती है। फिफ्टी 55 मिलीमीटर का गैप रखा है मैंने। अच्छा, अभी मैंने 55 मिलीमीटर का गैप रखा तो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमें वेवफॉर्म मिलेगी वो एज इट इज़ कॉपी मिलेगी जो कि हमने पहले जनरेट की थी। तो ये आप देख सकते हैं दोनों वेवफॉर्म्स आइडेंटिकल हैं। अगर मैं 55 मिलीमीटर पर ब्रेकडाउन करवाना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ी सी इनपुट वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। तो एक अभी हम थोड़ा सा इंसुलेशन स्ट्रेंथ को कम करके देख लेते हैं कि मैक्सिमम लिमिट क्या है जितनी हम अचीव कर सकते हैं, इतने ही वोल्टेज रखकर। 52 मिलीमीटर का गैप रखा और अगेन रिपीट करके देखते हैं। फिफ्टी 52 मिलीमीटर पर अगेन ब्रेकडाउन हो गया और इसको अगर आप जूम करके देखें तो आपको वेवफॉर्म नज़र आएगी कुछ इस तरह की। अब कैपेसिटर चार्ज हुआ, कुछ देर के लिए कैपेसिटर ने वैल्यू को सेव किया और उसके बाद ब्रेकडाउन जब हुआ तो क्या हुआ, आपकी कैपेसिटर की जितनी भी एनर्जी थी वो डिस्चार्ज होके ज़ीरो पर आ गई। ठीक है, तो अब कैपेसिटर मैक्सिमम ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू को जैसे ही टच किया उसने उस टाइम पर ब्रेकडाउन हुआ। अब इससे ज़्यादा जो हम बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी मैक्सिमम इम्पल्स वोल्टेज जो जनरेट हो रही थी वहाँ तक चार्ज हो चुका था, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ था। इसके बाद हम इंसुलेशन स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो उससे ये होगा कि ब्रेकडाउन नहीं होगा फिर, क्योंकि हमने इंसुलेशन स्ट्रेंथ को इम्पल्स की जो मैक्सिमम वोल्टेज है उससे ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इम्पल्स वोल्टेज को हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इम्पल्स का ब्रेकडाउन ताकि हम ब्रेकडाउन चेक कर सकें अपने टेस्टिंग ऑब्जेक्ट पर। तो एक ट्राई करके देख लेते हैं। अगेन 52 मिलीमीटर का गैप सेट था
तो इसको 53 मिलीमीटर करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 53 मिलीमीटर गैप रखा और दोबारा इम्पल्स जनरेट करके देखते हैं कि ब्रेकडाउन होता है या नहीं हमारे टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में। 53 मिलीमीटर पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि 52 मिलीमीटर जो है हमारी मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा इंसुलेशन स्ट्रेंथ पर हम ब्रेकडाउन नहीं कर सकते यूजिंग इनपुट वोल्टेज ऑफ 54 किलो वोल्ट DC। अब इसको अगर आप कंपेयर करें, हमने 54 किलो वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली यूज़ किए थे सिंगल स्टेज में, लेकिन मैक्सिमम जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ हम जिस पर हमने ब्रेकडाउन ऑब्जर्व किया था वो 22 मिलीमीटर पर किया था। लेकिन अब हम डबल स्टेज में वही वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं 54 किलो वोल्ट, लेकिन अब हमें जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन मिल रहा है वो 52 मिलीमीटर्स पर जाकर मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम ज़्यादा बड़ी इंसुलेशन को टेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन को टेस्ट कर सकते हैं। हमने इनपुट पावर उतनी ही रखी हुई है, एक दफ़ा मींस कि हमने इनपुट वोल्टेज उतने ही रखे हुए और दो कैपेसिटर को हमने चार्ज किया पैरेलल में। उसके बाद जब ब्रेकडाउन अकर हुआ तो उन ब्रेकडाउन की वजह से हमने उसको शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड किया और दोनों कैपेसिटर हमारे सीरीज में आ गए और सीरीज में आने की वजह से उनकी वोल्टेज ऐड अप होगी, तो इम्पल्स वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो 54 किलो वोल्ट पर हम ये टेस्ट कर रहे हैं और अब हम मैक्सिमम जो ब्रेकडाउन ऑब्जर्व किया वो 53 मिलीमीटर्स पर ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 2 to 2.5 टाइम्स ज़्यादा है जो हमने सिंगल स्टेज में ऑब्जर्व किया था। अगेन इसमें भी ट्राइगेट्रॉन या ट्रिगरिंग स्फीयर का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि हम वोल्टेज को फिक्स कर दें और साथ ही साथ गैप को भी फिक्स कर दें और यहाँ से पैनल पर बैठकर हम ट्रिगर करें और वहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाए। तो ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो मैंने ट्राइगेट्रॉन को सेटअप कर दिया है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उसको कनेक्शन दिया हुआ है। ट्रिगर का बटन हम प्रेस करेंगे तो उसकी वजह से एक लो मीन्स के एक 1000 to 2000 के वोल्ट का एक स्पार्क पैदा होगा। वो स्पार्क फेयर गैप के दरम्यान में जो एयर है उसको आयनाइज कर देगा। उसकी आयनाइजेशन की वजह से ब्रेकडाउन इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक जब जो नीचे वाले स्फीयर गैप है उसमें ब्रेकडाउन इनिशियलाइज होगा, उसकी वजह से ऊपर वाले स्फीयर गैप में भी ब्रेकडाउन इनिशियलाइज होगा और उसकी वजह से फिर हमारा जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट अगर उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ ब्रेक हुई तो वहाँ पर भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका गैप रखा हुआ है 96 मिलीमीटर्स। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इस सेटअप में इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। पावर ऑन मैंने की भी और वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। तो हमने वोल्टेज जो सेट किया वो 54 किलो वोल्ट सेट की हुई है और इस DC 54 किलो वोल्ट DC वोल्टेज है रेक्टिफिकेशन के बाद, और इस पर हमने इम्पल्स जनरेट करनी है। वोल्टेज हमने फिक्स किए हुए हैं, स्फीयर गैप्स का डिस्टेंस हमने फिक्स किया हुआ है जो इम्पल्स जनरेट करेंगे, और जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट जो सबसे लेफ्ट साइड पे बॉटम पे आपको नजर आ रहे हैं स्फीयर गैप्स, वो उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ हमने बहुत ज़्यादा रखी हुई है तो इसमें ब्रेकडाउन अभी नहीं होगा। तो आपको नॉर्मल वाली जो इम्पल्स वेवफॉर्म थी कि वोल्टेज राइज करेंगे और टाइम कांस्टेंट के साथ डिक्रीज करके 0 पर चले जाएंगे, वो वाली वेवफॉर्म आपको नज़र आएगी। तो अभी हमने इम्पल्स कैसे जनरेट करनी है, ट्रिगर करके। हम जिस वक्त हम चाहें एक्यूरेट टाइमिंग पर हम इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, वरना इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि जो स्फीयर गैप्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम या ज़्यादा कर रहे थे। दोनों स्टेजेस जो हैं वो सिंगल मोटर के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं
एक स्फीयर गैप का डिस्टेंस बढ़ाना चाहूँगा तो दोनों स्फीयर गैप का डिस्टेंस एट अ टाइम बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने ट्रिगरिंग स्फीयर लगाया हुआ है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं गैप को फिक्स कर दूंगा और उसके बाद मैं ट्रिगर को प्रेस करूँगा। मैंने गैप भी फिक्स किया हुआ, वोल्टेज फिक्स किया मैं, और ट्रिगर को जब मैं प्रेस करूँगा तो इम्पल्स जनरेट होगी। तो ये मेरे पास इम्पल्स जनरेट हुई है, इसकी वेवफॉर्म जो है वो वैसी है जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। इस पर जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है वहाँ ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ठीक है। तो क्योंकि उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ हमने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, और जैसे हमने पहले मैंने आपको टेस्ट करके बताया था कि हम मैक्सिमम जो इंसुलेशन टेस्ट कर पा रहे हैं अभी इस वक्त वो 52 मिलीमीटर्स पर जाकर टेस्ट कर पा रहे हैं। तो मैंने 96 मिलीमीटर रखा हुआ था गैप, तो उस पर हम इंसुलेशन टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मैंने 20 मिलीमीटर का गैप रखा। अगेन मैं ट्रिगर प्रेस करूँगा तो इम्पल्स जनरेट होगी, और अगर इंसुलेशन स्ट्रेंथ ब्रेक होगी तो हमें टेस्टिंग ऑब्जेक्ट पर भी ब्रेकडाउन नजर आएगा। जैसे अभी तीनों साइड्स पर ब्रेकडाउन नजर आया। एक दफा दोबारा कर लेते हैं। सॉरी, जब भी आपने ट्रिगर किया, ब्रेकडाउन ऑब्जर्व किया, उसके बाद कुछ देर आपने इंतजार करना है कि आपके कैपेसिटर्स चार्ज हो जाएं। कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप 2 कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं और वो काफ़ी बड़े वैल्यू के कैपेसिटर हैं, तो उनको चार्ज होने में टाइम लगेगा। फ़ौरन अगर आप ट्रिगर प्रेस करेंगे तो उससे इम्पल्स आपकी ठीक नहीं जनरेट होगी। जैसे एक स्फीयर गैप में ब्रेकडाउन होगा, दूसरे में नहीं हो रहा, या इम्पल्स के जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कम मिलेगा, इस तरह के इशूज़ आएंगे। तो 1-2 मिनट वेट करके फिर ट्रिगर को प्रेस करना है। जैसे अभी दोनों स्फीयर गैप्स में ब्रेकडाउन हुआ, और साथ ही साथ जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट था उसकी भी इंसुलेशन स्ट्रेंथ में क्योंकि वो वीक थी इसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ, तो वहाँ पर भी ब्रेकडाउन आपको नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसके गैप को बढ़ा दें तो हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेशन स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 40 मिलीमीटर पर रख रहा हूँ और ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ। अगेन तीनों जगह पर आपको ब्रेकडाउन नजर आया, क्योंकि आपकी जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसकी इंसुलेशन ब्रेक हो रही है और डबल स्टेज इम्पल्स जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से आपको वर्टिकल वाली साइड पर दोनों स्फीयर गैप्स में ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। अगेन 50 मिलीमीटर का गैप सेट कर रहा हूँ और उस पर ट्रिगर प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट तकरीबन आपने थोड़ा सा इंतजार किया कि कैपेसिटर चार्ज हो जाए, फिर ट्रिगर प्रेस करना। तो अगेन ट्रिगर प्रेस करने पर ब्रेकडाउन हुआ है टेस्टिंग ऑब्जेक्ट पे। इंसुलेशन स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाते हैं 52 मिलीमीटर पर लेकर 54 मिलीमीटर पर मैंने सेट कर दिया। कैपेसिटर्स चार्ज हो जाए तो फिर दोबारा ट्रिगर प्रेस करते हैं और चेक करेंगे कि इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो रही है कि नहीं। तो अभी क्या हुआ है कि आपका जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें ब्रेकडाउन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो ब्रेकडाउन हुआ है वो इम्पल्स जनरेटर के जो स्फीयर गैप्स हैं उनमें हुआ, क्योंकि हमने जो इंसुलेशन टेस्टिंग कैपेसिटी थी उसको हमने एक्सीड कर दिया। हमने 54 मिलीमीटर का गैप रखा हुआ, 52 मिलीमीटर तक हम टेस्ट कर पा रहे थे। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो वोल्टेज कम पड़ जाते हैं, हमें वोल्टेज कुछ ज़्यादा देने पड़ेंगे ताकि हम ब्रेकडाउन ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम जब सिंगल स्टेज कर रहे थे तो इतने ही वोल्टेज पर हम ब्रेकडाउन 22 मिलीमीटर स्पेसिंग से ज़्यादा पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। और जब हमने डबल स्टेज किया तो वही वोल्टेज है, लेकिन अब हम ब्रेकडाउन 52 मिलीमीटर तक ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसको 3 स्टेज बना दूं तो इतने ही वोल्टेज पे अगेन मुझे ब्रेकडाउन के हो सकता है मुझे 90 मिलीमीटर तक ब्रेकडाउन ऑब्जर्व कर सकूँ। तो जितनी ज़्यादा हम स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा हमें वोल्टेज इम्पल्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और उतना ही फिर आपको टाइम देना पड़ेगा कि कैपेसिटर आपके चार्ज हो जाए, क्योंकि कैपेसिटर काफ़ी बड़ी रेटिंग के हैं तो इनकी चार्जिंग के लिए आपको थोड़ा टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम 2 स्टेज कर रहे हैं तो फ़ौरन अगर आप ट्रिगर प्रेस करेंगे तो इससे आपको ब्रेकडाउन कभी नज़र आएगा कभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज ही नहीं हुए होंगे तो स्पेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ देर के लिए वेट करें कि स्पेस आपके चार्ज हो जाए
उसके बाद आप ट्रिगर प्रेस करें या उसके बाद आप उनका गैप कम करें। ये आपका इम्पल्स जनरेटर का सेटअप है। इसके बाद हम पार्शियल डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कोरोना डिस्चार्जेस को कैसे मेजर करते हैं।